नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके PYQ पेपर में पूछे हुए हैं, तो इसमें जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे आज के स्पेशल सेशन में बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न पर। यह हमारा प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? सभी धर्मों को बढ़ावा देना, राज्य का कोई धर्म नहीं होना, केवल एक धर्म को मान्यता देना, या फिर धर्म का निषेध कर देना, मतलब किसी भी धर्म को नहीं मानना। तो इसका आखिर सही उत्तर क्या हो? तो यहाँ पे अगर बात कर रहा धर्मनिरपेक्ष की, मतलब किसी भी धर्म के बारे में कोई भी लगाव नहीं रखना, यही मुख्यतः होता है धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है और उस सभी धर्मों को क्या कहता है? समान मान्यता देता है, समान मान्यता। ये चीज यहाँ पे खास हो जाती है आपकी स्किल थ्रू। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन सा भाग प्रतिबिंबित करता है? तो पहला है मूल अधिकार, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा विकल्प है प्रस्तावना, और इसके बाद है अनुसूचियां। तो बेटा यहाँ पे देखिए, सिंपल सा प्रश्न है कि उद्देश्यों को कौन परिलक्षित करता है? जो संविधान बनाने के लिए है, तो आपके मैंने आपको पहले से बता रखा, फुल वीडियो में जाएंगे तो उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया हुआ है। सारे ऑब्जेक्टिव के क्या क्या रहे हैं, उद्देश्य के, उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर संविधान बना है। और ये सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट होती है, ये आपकी प्रस्तावना में ही रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए तो बेटा उसका नाम ही रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में ही उसे प्रस्तुत किया गया। तो यही चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है, जिसमें सामाजिक हो जाता है, आर्थिक हो जाता है, राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसके अलावा स्वतंत्रताएं जो होती है वो बात करता है। इसके अलावा जो समानताएं होती है वो बात करता है। एवं जो बंधुत्व की भावना होता है, बंधुत्व की भावना के बारे में भी बात करता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, या फिर केवल राजनीतिक। तो इसका क्या आंसर सही हो जाए? अब जैसे कि बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है न्याय की बात संदर्भ में गया है। तीनों न्याय जो आपके हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये तीनों न्याय आपकी किस में मिले हुए? प्रस्तावना में मिले। लेकिन जब केवल राजनीतिक न्याय की बात करता है तो यहाँ पे यही आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो केवल राजनीतिक न्याय नहीं है, इसमें तीनों न्याय यहाँ पे उपलब्ध है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। क्लियर? जो तीनों न्याय यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ ये हो गए। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय का नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं, धार्मिक न्याय का नहीं है, या फिर अवसर की समानता का नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम लोगों की प्रस्तावना में या कहें पूरे संविधान में कभी भी धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्लियर? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। यहाँ पे धार्मिक न्याय की जगह पे क्या दी जाती है? यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। न्याय सिर्फ तीन तरह का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन स्वतंत्रता आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र धार्मिक मामले में। लेकिन न्याय शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य, साम्यवादी राज्य, या फिर समाजवादी। तो यहाँ पे बेटा जो साम्यवादी होता है, कम्युनिस्ट स्टेट, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यही दर्शन नहीं। इसके अलावा भारतीय संविधान जो है ये लोकतांत्रिक राज्य भी है, गणराज्य भी है, और इसके साथ में समाजवादी राज्य भी है, जो आपकी प्रस्तावना में शब्द का उल्लेख नहीं था। लेकिन साम्यवादी नहीं। यहाँ पे कैसी व्यवस्था अपनाई गई? यहाँ पे मिश्रित व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? तो मिश्रित व्यवस्था। ये चीज आपको यहाँ पे याद रख। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों में लागू होती है?
असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में या फिर उपयुक्त सभी में। आपकी छठी अनुसूची की बेटा बात किया है तो छठी अनुसूची के संदर्भ में हमेशा याद रखना है क्या, एटीएम स्क्वायर। आखिर एटीएम स्क्वायर क्या होता है, तो एटीएम से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ जाता है आपका असम ही आ जाता है। ए से टी से बात करते हैं तो टी से आपका क्या हो जाएगा, टी से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। अब एम से दो स्टेट आ जाते हैं, एक स्टेट एम का क्या होगा और दूसरा स्टेट एम का क्या होगा, तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है जो आपका मिजोरम है, मिजोरम है। ठीक, हाँ, क्लियर। और इसके साथ में मेघालय, मेघा, तो आपका क्या क्या हो गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये जो है इस पे लागू होता है आपकी छठी अनुसूची, जो कि स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दिए गए। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, संघ राज्य संबंध से, मूल अधिकार से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, संशोधन की प्रक्रिया से। तो भाग 16 की बेटा बात कर रहा है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये बेटा आपके कुछ वर्ग जो है ना उनके लिए विशेष उपबंध की बात करता है, जैसे कि अनुसूचित जाति या फिर कहें अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे एससी हो गया, एसटी हो गया एंड आपका ओबीसी हो गया। इनके संबंध में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उनको दिया गया है। अब यहीं पे एक आपका और आ जाता है महिला, तो महिलाओं के बारे में भी इसी खंड में आपको चीजें मिल जाएंगी। क्लियर, तो इस चीज को याद रखना। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यहाँ पे एक शब्द को जिक्र किया है, वर्तमान। ठीक है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, उत्तर क्या दिया है विकल्प में, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 370 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो यहाँ पे आपको देखिए ये चीज यहाँ पे मिस है इस जो है प्रश्न में, वो है गणना या फिर नाक। ठीक, तो जब वर्तमान के संदर्भ में पूछा गया तो आपका क्या सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और भागों की संख्या कितनी है, तो 22 यहाँ पे आपके भाग मौजूद। ये क्या है, ये वर्तमान स्थिति। अब यहीं पे अगर पूछ ले कि बेटा गणना की दृष्टि से क्या है, तो गणना की दृष्टि से 460 आपके आर्टिकल हो जाते हैं, वहीं पे 12 आपकी जो शेड्यूल्स हो जाती हैं एंड आपका जो है यहाँ पे जो भागों की संख्या की बात किया गया है ये कितने, ये 25 पार्ट्स हो जाते हैं जिन्हें हम भाग। ये क्या है, ये गणना। तो दोनों चीजें यहाँ पे आपको याद रख। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित करने हेतु तो सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद शब्द को किन अनुच्छेदों के साथ में पढ़ा था कि समान कार्य और समान वेतन एक साथ में जुड़ सके। इसमें आर्टिकल 12 और 13 को, आर्टिकल 14 और 16 को, आर्टिकल 19 और 21 को, आर्टिकल 32 और 226 को। तो यहाँ पे बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन लगभग 90% बच्चों ने जब ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने गलत किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्टिकल संख्या 14 और आर्टिकल संख्या 16। मतलब विधि के समान समानता की भी बात कर रहा है एवं आपका समान अवसर की भी बात। जब दोनों को एक साथ में पढ़ते हैं तो मतलब विधि के लिए आप स्त्री हो या पुरुष हो उसको कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 कह दिया। और वहीं पे सभी को समान अवसर देंगे, मतलब सभी कार्य के लिए स्त्रियां भी एलिजिबल होंगी, ये आर्टिकल 16 कह दिया। तो दोनों को जोड़कर पढ़ने पर आपको क्या मिल जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन एवं समान अवसर सभी के लिए। तो आर्टिकल संख्या 14 और 16 याद रखना। क्लियर हो गया बेटा, बताइए यहाँ तक का किसी को कोई समस्या। हम पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। आर्टिकल संख्या 15 है, 16 है, 17 या फिर 18। तो देखिए बेटा छुआछूत की बात करते हैं या अस्पृश्यता की बात करते हैं, वैसे सामान्यतः इसे अस्पृश्यता कहा जाता है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंध में कौन सा अनुच्छेद है, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा तो वहां पे छुआछूत शब्द की प्रयोग किया। तो इसके लिए आपका आर्टिकल सही कौन सा हो जाएगा, आपका 17 नंबर आर्टिकल यहाँ पे सही हो। इसके लिए आपको अगर इसमें कोई भी व्यक्ति छुआछूत जैसे किसी भी आचरण का प्रयोग करता है तो वो एक अपराध के इसके क्रियान्वयन के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी घोषित किया गया, उसे भी लागू किया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखें। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद संख्या 25 किससे संबंधित है।
समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, शिक्षा के अधिकार से या फिर संपत्ति के अधिकार से। तो 25 आर्टिकल क्या कहता है? तो ये बेटा आपकी धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में आर्टिकल उल्लेख किया है। धर्म का स्वतंत्रता कहाँ से आ जाती है? आपकी 25 से लेकर 28 तक कहा जाता है। ये जो आर्टिकल दिए गए ये धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में ही दिए गए। इसमें आर्टिकल संख्या 25 क्या कहता है? इसमें कहता है प्रत्येक कौन? प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करेगा? वो धर्म के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा। ये आपका आर्टिकल संख्या 25। इसमें चाहे आपका आचरण करना हो, चाहे इसमें प्रचार करना हो, जो भी चीजें हो, सभी चीजें इसमें लागू। लेकिन हाँ, कभी भी सार्वजनिक व्यवस्था या फिर नैतिकता या फिर स्वास्थ्य को आप प्रभावित नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया जा रहा है धर्म के द्वारा, तो वहां पे रोक लगाई जा सकती है सरकार के द्वारा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद संख्या 21 में, अनुच्छेद संख्या 23 में, अनुच्छेद संख्या 24 में है, अनुच्छेद संख्या 39 में। सामान्यता की बात करते हैं तो ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार का जिक्र कर रहा है। जब शोषण के विरुद्ध के अधिकार की हम बात करते हैं तो संख्या 23 एंड 24 दो आर्टिकल आपको यहाँ पे याद। तो यहाँ पे सामान्यतः जो आपके कारखानों में बालकों के नियोजन के संदर्भ में है, तो ये आर्टिकल संख्या आपका 23 हो जाता है, यहाँ पे आर्टिकल संख्या 24 से। क्यों? क्योंकि इसमें दो है ना। आर्टिकल संख्या 23 क्या कहता है? 23 ये कहता है कि भैया कोई भी दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। वहीं पे आर्टिकल संख्या 24 क्या कहता है? कहता है कि भैया इसमें जो है आपका किसी भी प्रकार का बालकों का नियोजन भी नहीं होना चाहिए। और कैसे? किसी भी खतरनाक जो उद्योग है वह, ठीक है, खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो वो सही नहीं होगा। आर्टिकल इसका कौन सा हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 ही करेक्ट। बोलो बेटा सही। लेकिन शोषण के विरुद्ध पूछेगा तो 23 और 24 दोनों को टिक करिए। अक्सर जो है शोषण के विरुद्ध ही पूछा जाता है, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद संख्या 40 राज्यों को किस विषय में कदम उठाने का परामर्श देता है? शिक्षा है, पंचायत संगठन, स्वास्थ्य या फिर तो यहाँ पर बेटा आपको याद रखना है 40 जो है ये नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और ये बेटा आपके पंचायतों के गठन के बारे में बात, जो कि गठन हो चुका है। इसके लिए आपको 73 एंड आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को याद, जिसमें आपका 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था। कब? 24 अप्रैल, आइए 124 मत पढ़ लेना, 24 अप्रैल। और ये आपका 1993 में, वही पे 74वां जो लागू किया गया था ये 1 जून 1993 को लागू कर दिया। कुल मिला के ये वर्तमान समय लागू है, तो इसके संदर्भ में आपको चीजें याद भी होनी चाहिए। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न, उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल संख्या 41 में, 42 में, 43 में या फिर 43 का ई के इसको लिखिए। वैसे उद्योगों में जो वो कर्मकार हैं, जो मतलब काम करने वाले हैं, इनकी भागीदारी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल संख्या 43 ए के अंतर्गत यहाँ पे शामिल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन संबंध किया गया? तो यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किया गया, ये 1976 में, उसी के माध्यम से इसे हो चुका। क्लियर हो गया यहाँ पे? किसी को कोई समस्या? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में या फिर अनुच्छेद संख्या 45 में। जो समान जो सिविल संहिता है, मतलब सभी के लिए समान कानून, चाहे वो उत्तराधिकार का मामला हो, चाहे विवाह विच्छेद का मामला हो, डिवोर्स कहते हैं, या फिर आप कहें गोद लेने का मामला हो, या फिर विवाह से संबंधित मामला हो, तो सभी पर एक जैसे कानून लागू हों, इसके लिए आपका कौन सा आर्टिकल प्रोविजन करता है? ये आपका आर्टिकल संख्या 44 44 संख्या 1 यही निर्देश देता है कि ये सभी पूरे देश में इसे लागू किया जाए।
क्लियर बेटा? तो आज के सेशन के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो तो खत्म हो गए। अब ये 15 प्रश्नों में से आपका कितना सही हुआ ये बताइएगा, साथ में इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल संख्या 48 है, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 है या फिर आर्टिकल संख्या 51? आपके उत्तर का और आपके कितने प्रश्न सही हुआ इसका रहेगा इंतजार। देख लेते हैं कल जो हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था जो आपके फोल्टेड माउंटेन्स होते हैं, मतलब तो पर्वत होते हैं, ये पूर्वी ढाल का प्रसारी स्वरूप एवं उत्तरी भाग का बेसाल्ट लावा से बने हुए हैं। तो ये विशेषताएं आखिर कहाँ से? आपका अरावली से संबंधित, नीलगिरी से संबंधित, पूर्वी घाट से संबंधित या फिर पश्चिमी घाट से? तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये बेटा आपके पश्चिमी घाट से संबंधित, ठीक, जो वेस्टर्न घाट है वहां से ये पूरी तरह से संबंधित। ये अगर बात करते हैं इसका जो पूर्वी ढाल होता है ये सामान्यतः जो पठारी रूप है वो होता है, निचला होता है। वहीं उत्तरी भाग की बात करते हैं तो ये ट्रैप का हिस्सा है जो बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। और वहीं पे अगर बात करते हैं पूर्वी ढाल के स्वरूप को तो ये उत्तरी भाग के बेसाल्ट लावा से अच्छा दिखता है। क्लियर? तो कुल मिला के जो ये विशेषताएं दी गई ये सारी विशेषताएं आपको पश्चिमी घाट में ही मिलती है। तो ये आपका एकदम सही हो जाए। ठीक है बेटा? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा सेशन रहेगा ये हमारा इकोनॉमी का सेशन रहेगा, जरूर से जरूर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है? तो जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि डेली आपको इसी तरह का एक बेहतर सेशन मिल रहा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ। कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए।